प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण नियम निस्सरण टेक्निक क्या है और इस टेक्निक का उपयोग करते हुए हम किस तरह से मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रयोग सत्यापन करते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम मैक्सवेल का चाल वितरण और वेग वितरण नियम निकालते हैं और चाल वितरण नियम का उपयोग करके ही हम निकालेंगे ऊर्जा वितरण फलन को मैक्सवेल के। और मान लिया यहाँ पर हमने जिस गैस के लिए हम काम करने जा रहे हैं वो गैस की निकाय वो कैसा है, मुक्त कण निकाय है। और मुक्त कण के लिए हम जानते हैं उसमें ऊर्जा सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए मान हो जाएगा हाफ mc², जहाँ c है उस कण की चाल। तो इससे मुझे c² का मान मिल जाएगा 2e/m के बराबर, या c का मान हो जाएगा √2e/m। जब मैं इसका अवकलन करती हूँ इज इक्वल टू हाफ mc² का, तो मुझे मिल जाता है हाफ इंटू 2mc/dc, यानी 2 से 2 काटेंगे तो मिल जाएगा mc/dc। तो यहाँ पर मैं चाल से ऊर्जा की ओर आना चाहती हूँ, तो c को मैं सबको किस में कन्वर्ट करूँगी, ऊर्जा के टर्म्स में निकालूंगी। तो c को मैंने रिप्लेस कर दिया √2e/m से, और यहाँ पे ये बन गया m इंटू 2e/m की पावर हाफ dc, या फिर 2me की पावर हाफ इंटू dc। तो यहाँ से dc का मान मुझे मिल गया 2me की पावर माइनस हाफ de। अब चाल वितरण सूत्र मेरे पास था कि 4πn m/2π kbt 3/2e की पावर माइनस mc²/2 kbt c² dc, यानी कि अणुओं की चाल c से c प्लस dc के मध्य होने की जो संभावना है उसके आधार पर हमने देखा कि c से c प्लस dc परास में अणुओं की संख्या घनत्व dn कितना है। तो यहाँ पर हम c की जगह सब जगह ऊर्जा से रिप्लेस करते हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म है जहाँ e नहीं है वो एज इट इज़ मैंने लिख दी है। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर में हाफ mc² को किससे रिप्लेस कर दिया, e से, c² को रिप्लेस कर दिया 2e/m से, और dc को रिप्लेस कर दिया 1/2me की पावर हाफ de से। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है कि कण की ऊर्जा e से e प्लस dc है तब उसमें अणुओं का संख्या घनत्व कितना है वो दिया जाएगा किस सूत्र के द्वारा, 2πn 1/π kbt की पावर 3/2 e की पावर हाफ इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस e/kbt de के द्वारा। यह कहलाता है मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण नियम। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब अणुओं की जो चाल e से e प्लस d होने की जो प्रायिकता है वो यहाँ इसको मैं n से भाग देती हूँ तो मुझे मिल जाएगी। तो यानी वो प्रायिकता p का मान हो जाएगा 2π 1/π kbt की पावर 3/2 e की पावर माइनस e/kbt e की पावर हाफ de। अब इस पर हम कुछ कंडीशंस लागू करके देखते हैं। तो यदि e का मान 0 हो जाए तो स्वाभाविक है प्रायिकता का मान भी 0 हो जाएगा। और अगर मान लो कण की ऊर्जा के मान कम हो, किससे कम हो, थर्मल एनर्जी से कम हो, यानी e/kbt का मान 1 से कम हो, तो एक्सपोनेंशियल डिकिंग टर्म का मान लगभग 1 के बराबर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रायिकता है वो √e के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और अगर हम मान लें कि जो कण की थर्मल एनर्जीज हैं उसके मान ज़्यादा हैं, यानी e/kbt इज़ ग्रेटर देन 1 है, तब उस स्थिति में e की पावर हाफ की अपेक्षा एक्सपोनेंशियल जो डिकेइंग टर्म है वो प्रभावी होगी। इसलिए हमने यहाँ कहा कि p इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस e/kbt। तो यहाँ पर हम जब हम ऊर्जा का कर्व खींचते हैं dn/de का ऊर्जा के साथ किसके कंपैरिजन में, थर्मल एनर्जीज के कंपैरिजन में, यानी e/kbt का कर्व खींचते हैं, तो हम ये पाते हैं कि शुरू में तो ये वक्र पड़ता है e की पावर हाफ के साथ, एक मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करने के बाद घटता है किसके आधार पर, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म के आधार पर, चरघातांकी पद के आधार पर कि e की पावर माइनस e/kbt। तो इस प्रकार से मुझे पहले बढ़ता हुआ और फिर घटता हुआ वक्र मिलता है ऊर्जा वितरण फलन का। अब हम बात करते हैं अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा की। तो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा के लिए de ऑफ pe का मान 0 हो जाना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन से। तो जब हम pe का मान रख के डिफरेंशियल करते हैं तो दो ही ऊर्जा डिपेंडेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर ले लेते हैं। तो इसमें हम एक्सपोनेंशियल टर्म का करेंगे पहले, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस e/kbt, फिर माइनस e/kbt का करेंगे तो माइनस 1/kbt मिलेगा मुझे, और e की पावर हाफ एज इट इज़ है। दूसरी बार हम e की पावर हाफ का करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ e की पावर माइनस हाफ, और एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज़ है, और ये मान है e/em के लिए, और ये क्या मान हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो जब हम इस ब्रैकेट वाले टर्म को 0 के बराबर करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो मुझे ऊर्जा का मान मिल जाता है, em का मान मिल जाता है हाफ kbt के बराबर, यानी कि जो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा है वो कितनी है, हाफ kbt के बराबर है। अब हम यहाँ से और इसका आगे डिस्कशन करते हैं तो हम पाते हैं कि ताप बढ़ने पर अधिकतम संभाव्य ऊर्जा का जो मान है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं T3 का मान जो है वो सबसे अधिक है,
क्योंकि ये जो T1 का मान है वो लेस देन है किससे, T2 से, और T2 का मान क्या है, जो T3 से है वो क्या है, कम है। तो यहाँ जब इस वक्र की स्टडी करते हैं तो जो T1 है, जैसे जैसे मैंने ये देखा कि T1 जैसे जैसे ताप बढ़ते हैं, ताप हम बढ़ाते हैं तो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। ऊर्जा मतलब ये जो ऊर्जा है यहाँ पर, ये हम कह रहे हैं ये ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। ये T2 ताप उससे कम हो गया तो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान कम हो गया, और ताप होने पर, कम होने पर अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान और कम हो गया। ये बात अधिक है कि ताप बढ़ने पर उस प्रसंभाव्य ऊर्जा की जो प्रायिकता है उसका मान अधिक हो रहा है कम तापों पर। अधिक ताप होने पर उस ऊर्जा को पाने की जो प्रायिकता है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का जो मान है वो ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखा था ताप के साथ, कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा ताप अधिक हो रहा है, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, लेकिन उसकी संभावना का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एरिया अंडर द कर्व अगर मैं देखूं तो इन तीनों वक्रों के लिए ही लगभग क्या आता है, समान आता है, क्योंकि ताप अधिक होने पर ये कर्व क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, और ताप कम होने पर ये कर्व कैसा हो जाता है, इसका पीक कैसा मिलता है, मुझे शार्प मिलता है। अब हम देख रहे हैं गैसों के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा का मान अगर मैं देखूं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माध्य गतिज ऊर्जा मान निकालने के लिए E/P/E/dE करते हैं, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान अगर हम देखें तो हो जाएगा, यहाँ पे Pe का मान मैंने रख दिया, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लिया, तो E × e⁻½ मिलके e⁻³ हो गई, और एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ थी वो एज इट इज आ रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया E = t², तो dE का मान हो जाता है 2t dt। अब हम इसको t की टर्म्स में सॉल्व करते हैं तो ये जो बन जाता है इंटीग्रल वो हो जाता है T4 e⁻⁻t/kBt t² dt, जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का मान होता है 3/8√π/a5। तो उस आधार पर ये माना जाता है 3/8√π/kBt की पावर 5। तो यहाँ पर आपके पास जब हम इस काम को करते हैं तो एक बात यहाँ ध्यान रखें, ये kBt की पावर 5 है, ना कि केवल t की। तो इसलिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास E बार का मान आ जाता है 3/2 kBt के बराबर। और अगर मान लो गैस में n अणु हैं तो n अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, n से गुणा कर देंगे तो 3/2 n kBt। अगर मान लो ये 1 मोल है तो n का मान एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, और उस स्थिति में ये n kBr हो जाएगा। इसलिए 1 मोल के लिए जो माध्य गतिज ऊर्जा मुझे मिलेगी वो हो जाएगी 3/2 RT, जो कि हम आइडियल गैस इक्वेशन से भी निकालते आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि निस्सरण की टेक्निक क्या है। निस्सरण वो विधि है जिसके द्वारा हम आणविक पुंजों को प्राप्त करते हैं, और आणविक पुंज हमारे पास बहुत जगह काम में आते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंज हमें चाहिए होता है, धनायन पुंज चाहिए, ऋणायन पुंज चाहिए, और गैसों में स्टडी के लिए हमें सिंपल आणविक पुंज चाहिए। तो इस प्रकार से हमें आणविक पुंज प्राप्त करने की जो विधि है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक बंद पात्र हम लेते हैं, और बंद पात्र कैसा है हमारा, एक भट्टी है या ओवन है, जिसमें कि हम जिसका भी हमें आणविक पुंज प्राप्त करना है उसे हम बहुत अधिक उच्च ताप पर उसमें रखते हैं। और जब बहुत उच्च ताप पर रखते हैं तो यहाँ से जो भट्टी वांछित पदार्थ को हम उच्च ताप पे गर्म कर रहे हैं, और इस तरह से करते हैं कि इसमें भट्टी के अंदर जो दाब है वो अधिक हो जाए, और भट्टी के बाहर पंपन करके दाब को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो जब इस भट्टी में हमने छोटा सा छिद्र रखा है तो गैस का प्रसरण होता है, गैस के अणुओं का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और इसके बाहर हमने क्या रखी हैं, ये स्लिट्स बनाई हैं, रोधिकाएं बनाई हैं, जिनका आकार निरंतर अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा थोड़ा कम हम करते जाते हैं। और यहाँ से जब आणविक पुंज निकलता है गर्म होने के बाद, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब गैस फैलती है, अणुपुंज फैलता है, तो यहाँ से छिद्र के से बहुत कम ही संख्या में अणु बाहर आ पाते हैं। तो ये इस रूप में बाहर आए, फिर रोधिका से थोड़ा सा और वो कॉलिमेटेड हो जाती है बीम, और इस तरह से S3 से निकलने के बाद हमें हाईली कॉलिमेटेड बीम मिलती है अणुओं की। और अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया है कि शर्त क्या है इस आणविक पुंज को प्राप्त करने की, कि छिद्र में से जब अणु निकल रहे हैं तो उनकी साम्यावस्था डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उनकी साम्यावस्था बनी रहनी चाहिए। और ये तभी संभव है, साम्यावस्था बनी रहेगी, कि हम जानते हैं कि
अणुओं में जब उच्च ताप पर है तो कोई भी पदार्थ गैसीय फॉर्म में होगा, तो गैस में जो अणुओं की टकरें हैं पात्र की दीवारों से भी होंगी और आपस में भी अणु टकराएंगे। और ये हम जानते हैं कि दो क्रमागत टकरों के मध्य जो तय की गई दूरी है वो माध्य मुक्त पथ होती है, और माध्य मुक्त पथ से पहले अगर कण बाहर निकल जाए तो वो टकरा नहीं पाएगा। तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब अणु छिद्र में टक्कर से पूर्व ही बाहर आ जाना चाहिए। और उसकी शर्त क्या है? D इज मच लेस देन L, जहाँ D क्या है? छिद्र का आकार है, और L क्या है? अणुओं का माध्य मुक्त पथ है, यानी कि दो क्रमागत टकरों में तय की गई दूरी है जिसके बाद वो अपना पथ बदलता है। तो उसके पथ बदलने से पहले ही हम चाहते हैं कि वो छिद्र पर अगर आ गया है तो छिद्र से बाहर निकल जाए। तो कंडीशन क्या मिली मुझे कि D शुड बी मच लेस देन L। तो इस स्थिति में प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में पात्र से जितने भी अणु टकराएंगे वो छिद्र से बाहर आ जाएंगे। तो अगर वो अणु सारे छिद्र से बाहर आ जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब C चाल से प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में पात्र के दीवारों से टकराने वाले जो अणुओं की संख्या, या फिर मैं कहूँ छिद्र से बाहर आने वाले अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1/4C डेल्टा NC के बराबर होती है, जहाँ डेल्टा NC किससे दिया जाता है? मैक्सवेल के चाल वितरण नियम द्वारा दिया जाता है, जो कि अभी भी हमने डिस्कस किया है। इसलिए जो JNC है यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में छिद्र से बाहर आने वाले जो अणुओं की संख्या है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू CQ, और साथ में एक्सपोनेंशियल -mc² kBT की भी प्रोपोर्शनल होगी। साथ ही ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ वेगों का ही वितरण डिपेंड करता है छिद्र से बाहर आने में अणु के, इस बात पर भी निर्भरता होती है कि अणु किस दिशा में निकल रहे हैं। तो छिद्र की दिशा में जो अणुओं की संख्या है, निकलने वाले अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, और छिद्र से थीटा कोण पर अणुओं की संख्या कॉस थीटा के समानुपाती होती है, यानी कि लंब दिशा में हम अणु बाहर नहीं आते हैं। तो जैसा कि हमने छिद्र को देखा है तो छिद्र की दिशा में जो है अणुओं की संख्या अधिकतम है, छिद्र की लंबवत दिशा में अणुओं की संख्या 0 है। तो ये हम कहते हैं कि ये थीटा पर जो निर्भरता है वो कॉस थीटा पर निर्भरता है। cos 0 इज 1 और cos 90 इज 0। अब हम इसी मिश्रण टेक्निक से जो बीम प्राप्त करेंगे उसके आधार पर हम किसका सत्यापन करेंगे? मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। तो एक पहली व्यवस्था हमने यहाँ ली है कि ये भट्टी है जिससे कि मिश्रण टेक्निक से हमें ये आगे स्लिट्स रखी हुई हैं, इससे हमें आणविक पुंज प्राप्त हुआ। और ये आणविक पुंज ये दो चकतियाँ हमने लगाई हैं, इनकी धुरी एक ही है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये एक ही धुरी पर स्थित हैं, लेकिन इनके जो खांचे हैं जिसमें से होकर अणु बाहर निकलेगा तो ही वो संसूची तक पहुंचेगा, अन्यथा रोक लिया जाएगा। तो यहाँ हम देखें ये जो दो खांचे बने हुए हैं इन दोनों चकतियों में, इनके जो मध्य है वो कोण भी बन रहा है, क्योंकि एक की जो छिद्र है वो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक का जो छिद्र है वो एकदम सीध में मैंने दिखाया है और दूसरे का छिद्र किसी एंगल पे दिखाया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के मध्य एक कोण बन रहा है, वो है थीटा कोण। तो यहाँ के दोनों के जो खांचे हैं, यहाँ से अगर मैं देखूं तो D1 के खांचा मुझे इस तरह इस दिशा में दिख रहा है, और जो D2 का खांचा जो कि इससे किसी एंगल पर है वो मुझे इस तरफ से दिख रहा है। तो ये है D' का खांचा और ये है D का खांचा। तो इनके मध्य कोण कितना बन रहा है? थीटा हो रहा है। तो ये दोनों खांचे एक ही सीध में नहीं है, और इनके मध्य दूरी कितनी हमने मान ली? S मान ली। तो यहाँ से मिश्रण के बाद जो अणुपुंज D से टकराया वो D' से तभी निकल पाएगा, तभी पार हो पाएगा, जबकि S दूरी पार करने में जो अणु को समय लग रहा है उतना ही समय इस चकती के छिद्र को घूमकर इस सीध में आने में लगेगा। यानी चकती घूम रही है, किस कोणीय घूम से घूम रही है? कोणीय ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। धुरी एक ही है, और धुरी एक ही है तो इसका मतलब ये दोनों चकतियां समान कोणीय वेग से घूम रही हैं, और वो हमने मान लिया किस दिशा में घूम रही है? वामावर्त दिशा में घूम रही है। तो ये जब इससे छिद्र से निकल गया कण और यहाँ तक इस दूरी को पार करके पहुंचे, हम चाहते हैं कि तब तक ये छिद्र भी घूमकर कहाँ आ जाए? सामने इसकी सीध में आ जाए, ताकि कण इससे बाहर निकल तक करके संसूचक तक पहुंच जाए और हम उसे डिटेक्ट कर पाए। तो शर्त क्या है हमारे पास इस डिटेक्शन की कि चकती D के खांचे को पार कर वे ही अणु चकती D' के खांचे से पार होते हैं जिनको S दूरी पार करने में लगा समय चकती D' के थीटा डिग्री घूमने में लगे समय के बराबर होता है, क्योंकि थीटा डिग्री घूमने पर ये D' का छिद्र भी एकदम इसके सीध में आ जाएगा और अणु सीधा पार होके कहाँ पहुंच जाएंगे? संसूचक तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमारी शर्त क्या है कि S/V शुड बी इक्वल टू θ/W, यानी इसका अणुओं का वेग क्या होना चाहिए? SW/θ के बराबर। इसका मतलब संसूचक तक केवल इसी वेग वाले कण
पहुंच सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि वेग की डिपेंडेंस W पे भी है, थीटा पे भी है, तो अलग अलग कोणीय वेग से शक्तियों को घुमा सकते हैं और खांचों के मध्य एंगल भी बदलकर हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न वेगों के अणु प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? संसूचक में। तो विभिन्न वेगों वाले संसूचक में इन अणुओं की संख्या निकाल ली जाती है और हमें ये प्राप्त होता है कि मैक्सवेल के ये जो कणों की संख्या है वो गिवन परास में वे मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का पालन करती है। अब दूसरा प्रयोग हम यहाँ दे रहे हैं, जर्टमैन एंड को का प्रयोग यह कहलाता है। और उसमें हमने क्या किया है कि यहाँ एक भट्टी है, इसमें बिस्मिथ लिया है, इसको गर्म किया है और उससे ये आगे स्लिट्स लगाकर बिस्मिथ का आणविक पुंज प्राप्त किया है। यहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ है, इस सिलेंडर में एक कांच की प्लेट पी है। तो जो ये और इस सिलेंडर को हम घुमा रहे हैं, ये इसको हम, हालांकि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको घुमाता हुआ दिखाया है। तो जो अणु यहाँ स्लिट से पार हो जाते हैं, अगर ये सिलेंडर स्थिर है तो इस स्लिट से पार होकर अणु इस बिंदु ए पर टकराते हैं। लेकिन जब हम इस सिलेंडर को घुमा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जब अणु चलकर यहाँ तक आएगा तो बिंदु प्लेट ए ना हो, यहाँ पर ना होकर कहाँ हो जाएगी, किसी दूसरी स्थिति पर आ जाएगी, क्योंकि ये प्लेट घूम रही है। सिलेंडर घूम रहा है तो उसके साथ साथ चूंकि प्लेट लगी हुई है तो ये प्लेट भी घूम रही है। और अगर अणु यहाँ से निकलने वाले जो अणु हैं उनका वेग अधिक है तो इसका मतलब वो प्लेट पर जल्दी पहुंच जाएंगे, तो बिंदु ए के निकट ही प्लेट थोड़ा सा आगे ही बढ़ेगी तब तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी वो अणु जिनका की वेग अधिक है, गति तेज है जिनकी, वो इस संगत बिंदु ए के पास ही हमें जमा हुए मिलेंगे, जबकि जिनका वेग कम है तब तक ये प्लेट और आगे चली जाएगी तो ये उतनी ही दूर ए से जाके इस प्लेट पर टकराएंगे। तो जितना वेग कम होगा उतना हमें जो संचयन मिलेगा अणुओं का वो बिंदु ए से दूर मिलेगा, जितना वेग अणुओं का अधिक होगा वो बिंदु ए के करीब ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्थिर अवस्था में स्लिट से निकलकर अणु कहाँ टकराते हैं? ए पर टकराते हैं। तो उस ए की स्थिति से कितनी दूर है और उसकी कृष्ण कालिमा वहां पर कितनी है, उसका वहां पर सघनता कितनी है उन बिंदुओं की, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम की जांच करते हैं। तो हम पाते हैं कि जितने अणु जमा हुए वो अणुओं की संख्या, जी हाँ, जो कालिमा है या फिर हम ये कहें जो यहाँ बिंदुओं की डेंसिटी है वो बताएगी कि अणु कितने टकराए और किस स्थिति पे टकराए, वो डिपेंड करेगा कि अणुओं का वेग कितना है। तो हम वेग के साथ अणुओं की संख्या का ग्राफ खींचते हैं तो वो हमें पुनः किसके अनुरूप मिलता है? मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के अनुरूप मिलता है। तो इस प्रकार से हम निस्टर्न टेक्निक का उपयोग करते हुए, कि निस्टर्न टेक्निक से हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आणविक पुंज प्राप्त कर रहे हैं। तो इस आणविक पुंज को प्राप्त करने के बाद हम विभिन्न कंडीशंस के आधार पर हम प्रूव करते हैं कि मैक्सवेल का वेग वितरण नियम सत्य साबित होता है। धन्यवाद।